गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो केमिस्ट्री के ऊपर होगा। आपको पता है कि हमारे चैनल में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और पूरा सीक्वेंस वाइज मिल रहा है। उसी के सीक्वेंस में आज अपन पढ़ने वाले हैं नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक होते हैं। तो अपन समझते हैं नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में। आज का जो टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। ये दो टॉपिक को अपने को आज क्लियर कर लेना है। शुरू करते हैं। नाभिकीय विखंडन होता क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में जो याद रखने वाली चीजें हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज पर अपन फोकस करते हैं। ये तो नाभिकीय विखंडन की जर्नल सी परिभाषा हो गई कि बड़ा कोई एक नाभिक है वो टूट के छोटे छोटे नाभिक में डिवाइड होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। लेकिन जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें हैं तो वो देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में जब एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में, कई छोटे नाभिक में टूटता है तो ध्यान रखिए द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान में कमी होती है, द्रव्यमान में कमी होती है या द्रव्यमान का नाश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब द्रव्यमान में कमी होती है या द्रव्यमान का नाश होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें एक चीज पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन से क्या बनता है। तो नाभिकीय विखंडन से दोस्तों जो परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन से बनते हैं। परमाणु बम जो बनता है वो किससे बनता है? वो नाभिकीय विखंडन से बनता है। पहले परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो पहले परमाणु बम की खोज जो है वो कोपेनहेनरी ने किया था। कोपेनहेनरी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कोपेनहेनरी ने किया था पहले परमाणु बम की खोज, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है वो किसमें संपन्न कराई जाती है? परमाणु भट्ठी में करवाई जाती है। परमाणु भट्ठी में करवाई जाती है। परमाणु भट्ठी क्या होती है? परमाणु भट्ठी एक प्रकार का उपकरण होता है जिसमें हम नियंत्रित अवस्था में, माने नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल्ड कर लेते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं कि रचनात्मक पदार्थ बनाते हैं। रचनात्मक पदार्थ का मतलब होता है जो हम चाहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों नियंत्रित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, नियंत्रित होती है, नियंत्रित होती है। जब ये नियंत्रित होती है इसी के आधार पर, इसी गुण के कारण हम जो चाहते हैं उस चीज को हम बना पाते हैं। जो हमारा परमाणु बम बनाने का इरादा है तो हम परमाणु बम बना सकते हैं, या कि और भी जो चीज हल्के नाभिक बनाना है जैसे यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाना है, थोरियम बनाना है, तो ये नियंत्रित कंडीशन में हो सकता है। तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के माध्यम से ही परमाणु बम बनता है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गई तो परमाणु बम नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? हाइड्रोजन बम बनता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, जब संलयन में आऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर को या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है भारी जल, भारी जल अथवा गुरु जल इसको कहते हैं। गुरु जल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसके रूप में यूज किया जाता है? मंदन के रूप में। वो बहुत पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर भारी जल नहीं है तो इसके अलावा ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
भारत गुरु जल का या भारी जल का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है, किसका? गुरु जल का, भारी जल का, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव या विखंडनीय पदार्थ पाया जाता है? तो याद रखिए थोरियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा, और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, तो अभी खोज हुई है शहडोल में। कहाँ? शहडोल में। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को देख सकते हैं। कहाँ पाया जाता है? शहडोल में पाया जाता है। ठीक है। थोरियम किसके नीचे पाया जाता है? तो ध्यान रखिए थोरियम वहीं पे पाया जाता है जहां बालू होगा, बालू के नीचे पाया जाता है। मतलब मोनाजाइट अयस्क के नीचे पाया जाता है। मोनाजाइट अयस्क के नीचे पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मोनाजाइट अयस्क के नीचे पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि भारत में परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे वीडियो पोस्ट करने के बाद, या कि अपने रफ में इसका नोट कर लिए होंगे। अपन देखते हैं भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन परमाणु केंद्र। परमाणु केंद्र जैसे आपका पहला हो गया तारापुर, ये बहुत पूछे जाते हैं। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। महाराष्ट्र क्या है कि भारत की जो है वो एक आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई को। ठीक है ना। तो वहां से एक उम्मीद की किरण आती है, मतलब एक तारा नजर आता है। तो ता से तारापुर, तो तारापुर कहाँ है? मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा जो है दोस्तों, रावत भाटा बहुत सरल है। रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, ये आपको याद रखना है। रा से राजस्थान, रा से रावत भाटा, राजस्थान में है। राजस्थान के कोटा शहर में है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कोटा शहर कभी कभी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत सरल क्वेश्चन है। टिक के लिए या हिंट के लिए बता दूं कि वो नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और वो नदी मध्य प्रदेश के लगभग मान लो इंदौर संभाग से निकलती है। इतनी ट्रिक मैं दे दिया हूं। ओके, अब फिर आ जाते हैं कैगा आते हैं। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो कैगा परमाणु केंद्र का से कैगा, का से कर्नाटक, का से कैगा, का से कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, ये आपको याद रखना है। बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसी में रावत भाटा जो परमाणु केंद्र है, इसी में पहला जो क्या कहते हैं परमाणु परीक्षण किया गया था। हिंदुस्तान ने किया था पहला परमाणु परीक्षण। कब किया गया था? कमेंट करके भी बता सकते हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ 1998 में किया गया था भारत ने पहली बार। तो जब ये परीक्षण हो गया, इसका मतलब हुआ कि भारत भी परमाणु बम बनाने की काबिलियत रखता है। ये आपको याद रखना। लगभग 11 मई का वो दिन था। तो 11 मई 1998 में भारत ने पहली बार, जिसे पोखरण परीक्षण भी साथ कहते हैं, तो इस सन में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हालांकि ये जीएस की बात है, लेकिन मैं बता दूं इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्योंकि आप देख रहे हो ना 99 में क्या हुआ था? कारगिल वार हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कारगिल वार कब हुआ था? 1999 में हुआ था, 99 में हुआ था। तो उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते ही हैं कि उस समय राष्ट्रपति के रूप में तो नहीं थे, पर वही बंदा राष्ट्रपति बना था। कौन थे? आप सब जानते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हालांकि वैसे मैं बता दूं एपीजे साहब थे उस समय। ठीक है ना। उस समय वो एडवाइजर थे, उस समय राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, एडवाइजर थे। ओके, वापस आते हैं। काकरापारा कहाँ है? काकरापारा कहाँ है? काकरापारा बहुत फेमस जगह है दोस्तों। इसके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे लड़कियां जो हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों ने एक वो देखा होगा, सीरियल देखा होगा, दिया और बाती हम, राजस्थान से रिलेटेड था। और एक और जो चल रहा था जिसमें कोकिला बेन थी, उसका नाम मुझे शायद नहीं ध्यान आ रहा है। तो उसमें
ये काकरापारा शब्द यूज होता है, मतलब गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में। वो गुजराती सीरियल ही था, याद रखिए, उसमें ये वर्ड यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। कलपक्कम कहाँ है, ये आपको याद रखना है। कलपक्कम बहुत इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में है। इतनी चीजें आपको, ये भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र हैं, परमाणु संयंत्र केंद्र हैं। इनसे बहुत ज्यादा कुछ, इसमें एक नरौरा भी पूछा जाता है। तो नरौरा कहाँ है? नरौरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ये आपको इतनी चीजें आपको दोस्तों याद रखना है, 100% याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने रफ में इसको नोट कर लें। अब अपन आते हैं नाभिकीय संलयन पर, आते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़े होना। विखंडन का उल्टा, विखंडन में क्या होता है? टूटता है, बड़ा नाभिक टूटता है। लेकिन संलयन में क्या होता है? संलयन में छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं दोस्तों। इसमें भी द्रव्यमान की कमी होती है, ऊर्जा 1000 ज्यादा निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1000 गुना ज्यादा निकलती है। हाइड्रोजन बम जो होता है, जो सबसे डेंजरस होता है, हाइड्रोजन बम इसी से बनता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन बम बनता है, ये आपको याद रखना। हाइड्रोजन बम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था, ये आपको याद रखना। एनरिको फर्मी ने किया था। इन्होंने रिएक्टर की भी खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, रिएक्टर की भी खोज इन्होंने किया था। और फर्मी एक फिजिक्स में इकाई भी आती है, ठीक है ना, रिएक्टरों का व्यास नापने के लिए, अथवा ये कह दो कि लंबाई नापने की सबसे छोटी यूनिट होती है, फर्मी होती है, ये आपको याद रखना। तो हाइड्रोजन बम किससे बनता है? संलयन से बनता है, ये आप याद रखिए। संलयन जो है वो अनियंत्रित होती है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अनियंत्रित होती है, ये आपको ध्यान रखना। अनियंत्रित चैन रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये जो संलयन की प्रोसेस होती है कहाँ पाई जाती है? तो सूर्य में पाई जाती है दोस्तों। इसी कारण से सूर्य में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो सूर्य में क्या होता है? संलयन होता है, सूर्य में संलयन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डिटेल क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब संलयन की प्रक्रिया होती है तो हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है वो एक लगातार चलती रहती है, चेन रिएक्शन होती है ये। तो आखिरकार कब तक चलती रहती है, ये पूछा गया एमपीएसआई में क्वेश्चन है कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो कब तक विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है? तब तक कि जब तक कि लास्ट में सीसा ना बन जाए, याद रखिएगा, तब तक ये विखंडित होता रहता है जब तक कि सीसा ना बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें आपको संलयन के बारे में ध्यान रखना है। कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 अगस्त 1945 को कहां पे परमाणु बम गिरा? ये पहली बार गिराया गया था दोस्तों। कहां गिराया गया था? जापान में गिराया गया था। वो समय कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने गिराया था, किसके ऊपर? जापान के ऊपर गिराया था। कौन सा शहर था? हिरोशिमा शहर था। फिर 3 दिन के बाद ही दोस्तों अमेरिका ने इतनी गलती किया कि 3 दिन के बाद ही, मतलब 9 अगस्त को सेम ईयर 1945 को ही उसने दूसरा बम गिरा दिया था। कहां गिराया था? नागासाकी में गिराया था। कहां है नागासाकी? जापान में ही है। तो उस समय बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। इसके बारे में एक लंबा लेक्चर लगेगा, इतिहास में जब मैं आऊंगा तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड बताऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के यही परमाणु बम ही थे, ये दोनों परमाणु बम के कारण जो है तो जापान की स्थिति हुई थी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन के बारे में, नाभिकीय संलयन के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो याद रखिए अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है, याद रखिएगा, ठीक है, ये अप्सरा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो नाभिकीय विखंडन और संलयन के ऊपर, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।